जब से डिजिटल आ गया कहानी खत्म हो गई उसकी, और अचानक से उसमें कुछ और सीन जोड़ दिया जाता था। तो मतलब मुझे आपको 100 रुपए मिनिमम कंफर्म करना है। वो मेल से की आएगा, वो आप उसको पेन ड्राइव में डाउनलोड कीजिए, उसमें डालिए। एक चीज़ बताइए अभिषेक भाई, मैं जब छोटा था ना तो एक और टॉपिक मैं आपसे टच कर लेना चाहता हूँ। ये जो मॉर्निंग शोज हुआ करते थे ना, इसका भी एक दौर चला और मैं आपसे बहुत ओपनली बोलना चाहता हूँ कि सॉफ्ट पॉर्न जैसी बिल्कुल। जो जैसा जो सिनेमा था, जो सॉफ्ट पॉर्न वाली जोन की जो पिक्चरें थी, मॉर्निंग शोज में वो लगा करती थी। बिल्कुल लगती थी। वो दौर के बारे में बात कीजिए कि वो लगाने के लिए मजबूर क्यों होते थे थिएटर ओनर्स? सप्लीमेंटल रेवेन्यू, Okay. एक्स्ट्रा रेवेन्यू आता था उससे, और वो कंटेंट कहीं पे रेडिली अवेलेबल नहीं था। जब से डिजिटल आ गया कहानी खत्म हो गई उसकी। वो और अब नहीं लगता है वो अब नहीं लगता। अब कौन देखेगा? अब तो घर में फ्रीली अवेलेबल है, कहीं भी आप डाउनलोड करके देख लीजिए, कहीं भी मिलती, इंटरनेट पे आपको फ्री में मिल जाएगा, तरह तरीके का मिल जाएगा, जैसा मन करेगा वैसा मिल जाएगा। अब एआई के ज़माने पता नहीं लोग अपने हिसाब से बना लेंगे। सही बात है। तो अब उसका कोई स्कोप ही नहीं रह गया है। तो उस समय वो चीज़ें नहीं मिलती थी कॉमन मैन को, आम आदमी को। तो भाई अब सुबह का टाइम था, लोग मुंह तोप के आते थे। आपको पता है ना, मुंह तोप के आते थे। हाँ हाँ, वो पूरा मेरा कुछ दोस्त जाता था। मुरेठा उरेठा बांध के ऐसे ऐसे टिकट कटाता था। तो ऐसे काउंटर में दूगो एगो मुंह नहीं दिखाता था सब, और चुपचाप करके चला जाता था। और दे यूज्ड टू वॉच इट। और पूरे मतलब क्या सब जगह चलती थी मॉर्निंग शो में। सिरोक्को कोई पिक्चर होती थी, वो पता नहीं क्या क्या। और मतलब हमने हम तो ऐसा देखे हैं अभिषेक भाई, बेसिक इंस्टिंक्ट को ना मॉर्निंग शो में लगाया था, उसको वैसा ही प्रेजेंट किया था। करेक्ट होता ही जबकि था। वो फिल्म बाद में हाँ, मतलब वैसी थी मेन स्ट्रीम फिल्म थी वो। हाँ, कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर सीन ऐसा है ना, हाँ, तो मेरे को लगता है कि उसको वैसा प्रोजेक्ट कर देता था। करेक्ट। और मैं आपको ये बताता हूँ कि ये भी बहुत रिपोर्ट होता था कि फिल्म कुछ चल रही होती थी और अचानक से उसमें कुछ और सीन जोड़ दिया जाता था। ये भी बहुत होता था। ये भी मैंने बहुत जगह सुना है कि इसको प्रैक्टिस को किया जाता था। और कई सिनेमाज पे इस पे बहुत रेड्स भी होते थे, और कि मतलब अनसेंसर्ड क्लिप्स चला दिए जाते थे। तो वो सही नहीं था। तो आई थिंक वो थोड़ा सा गलत होता था। पर मॉर्निंग शोज में एडल्ट फिल्में चलना वाज अ कॉमन प्रैक्टिस अक्रॉस सिंगल स्क्रीन इन इंडिया। मॉर्निंग शोज उसी के लिए होते थे, और अब तो नहीं होते। अब तो रेगुलर फिल्में चलती हैं मॉर्निंग शोज में। तो मैं आपसे अब ये समझना चाहता हूँ कि मैं एक दर्शक के तौर पे, जब आप जैसे थिएटर ओनर को पैसा पे करता हूँ, वो पैसा प्रोड्यूसर तक कैसे जाता है? और ये पूरा जो सिस्टम है ना, कि जैसे जब फिल्म एक बन के तैयार होती है, वहाँ से एक दर्शक तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया क्या है? ये पूरा फ्लो मेरे को एक बार आप समझाइए। मैं आपको पहले ओल्ड स्कूल समझा जी प्लीज। पहले ओल्ड स्कूल समझिएगा, तब आपको नए समझने में आसानी होगी। तो पहले एक प्रोड्यूसर साहब होते थे, प्रोड्यूसर ए। उन्होंने पिक्चर बना दी, और पिक्चर उन्होंने अलग अलग टेरिटरीज में अलग अलग वितरक अपॉइंट किए, और उनको अलग अलग टर्म्स पे पिक्चर दे दी। पिक्चर के टर्म्स क्या क्या होते थे? एक होती थी, एक बेसिकली 3 टर्म्स होते हैं। एक होती है आउटराइट, कि मैंने आपको पिक्चर दे दी, बिक गई पिक्चर और मैं भूल गया। आप ले गए पिक्चर, आप चलाओगे, जो करना है आप करोगे, हिसाब सब आप जानो, क्या है देना है दे दीजिएगा, और जो आप भेजोगे सब सही है, मुझे उससे बात कोई लेना देना नहीं। मतलब आपने पिक्चर के पूरे पैसे दे दिए, खत्म कहानी। ठीक है, आउटराइट सेल हो गई पिक्चर की, जो कि बहुत रेयर होती है और होती नहीं थी। एक होता है आपको MG, मिनिमम गारंटी। मिनिमम गारंटी का मतलब ये हुआ विभू जी, कि अगर आपने मुझे 100 रुपये मिनिमम गारंटी दिया, बिहार का सपोज कीजिए कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, आपने मुझे बोला कि मैं आपको 100 रुपये मिनिमम गारंटी दे रहा हूँ, तो मतलब मुझे आपको 100 रुपये मिनिमम कंफर्म करना है। और उसके ऊपर जो धंधा होगा 100 रुपये से ऊपर का, उसमें से भी मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रोड्यूसर को आपको देना होगा मुझे, यानी कि 20% दोगे, 20% आप रखोगे, 80 मुझे दोगे, तो ऐसे करके ओवरफ्लो होता था। और अगर 100 रुपये से कम धंधा हुआ तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूटर का हुआ। तो ये हो गया मिनिमम गारंटी। ज्यादातर पिक्चरें ऐसे ही बिकती थी, मिनिमम गारंटी। उसके बाद क्या होता था? कमीशन बेसिस। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको मेरी पिक्चर मतलब मैंने दे दी, जैसा जो बिजनेस होगा 5% आप रख लीजिएगा या 10% आप रख लीजिएगा, बाकी सारा मुझे दे दीजिएगा, रिस्क आपका कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये 3 तरीके होते थे पिक्चर को वितरक को देने के। तो ऐसे करके पिक्चर चली गई। तो वितरक ने ले लिया, मान लीजिए आपने पिक्चर ले ली, फिर आपका काम था अलग अलग सिनेमा घरों में पिक्चर को लगाना, प्रिंट भेजना या जैसे भी करना। आप अपने सिनेमा के घर में लगाए,
और वहाँ से आप अलग अलग सिनेमा से भी अलग अलग तरीके से लोग रेवेन्यू शेयर करते थे। पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि 50% रेवेन्यू शेयर आज के डेट पे होता है। मतलब मोटा मोटा अगर 100 रुपये का सेल है तो उसमें से जीएसटी हटा दीजिए तो लगभग 84 रुपये के आसपास बचता है। उसको आप आधा आधा कर लीजिए, यानी कि 42 रुपये प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को गए और 42 रुपये सिनेमा के पास में आ जाएंगे। वो 42 रुपये आपके पास आ गए और उसके बाद वही पैसा आप हिसाब देंगे प्रोड्यूसर को कि भाई अगर आपके टर्म्स के हिसाब से अगर आपने कमीशन पे पिक्चर ली है तो 42 रुपये का 5% आप काटेंगे, यानी कि 2 रुपये आप काटेंगे, बाकी 40 रुपये आप प्रोड्यूसर को भेज देंगे। अगर आपने एमजी में ली है तो आप अपना देखेंगे कि भाई मेरी एमजी कवर हुई कि नहीं हुई। अगर कवर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कवर हुई तो आपका लॉस है। अगर कवर हो गई तो उसके बाद में जो ओवरफ्लो आया उसका आप डिवीजन करके ओवरफ्लो का चेक भेजेंगे प्रोड्यूसर को कि भाई ऐसे हो गया। तो ऐसे होता था और हर एक टेरिटरी का अलग डिस्ट्रीब्यूटर होता था, उसकी भी बिडिंग होती थी। हर एक टेरिटरी में 5-6 एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होते थे। कोई बड़ी पिक्चर आती थी तो 5-6 डिस्ट्रीब्यूटर उस पर कूद जाते थे कि भाई मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, ये मैं इतना दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, तो कोई कह रहा मैं 2.5 करोड़ दूंगा, कोई कहता 3 करोड़ दूंगा, तो अचानक सुबह पता चला कि भाई उसने खरीद लिया 4 करोड़ में। तो ऐसे बहुत मारामारी होती थी अलग अलग सर्किट्स में बड़ी बड़ी पिक्चरों के लिए, गर्मी जिस पिक्चर की होती थी। तो वो भी हमने दौर देखा है। अब क्या हो गया है कि बड़ा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस हो गया है कि भाई अभी जैसे पीवीआर एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अभी पीवीआर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पिक्चरें। अभी अनिल थडानी एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अनिल जी, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्हेन ही इज़ बीन अराउंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली। उसके बाद तो वो सिर्फ मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि पैन इंडिया, उनका पैन इंडिया ऑफिसेस हैं। अच्छा, वो पूरे बिहार में भी वही करते हैं, बंगाल में भी वही करते हैं। अनिल जी कहीं नहीं, सारे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पिक्चर को। तो बट अब क्या है कि अब नॉर्मली सेंट्रलाइज्ड काम होता है। अब इसमें इतना कोई मारा मारी नहीं है, अब कोई एमजी बाजी नहीं है, कोई बिडिंग वॉर नहीं होती है, बड़ा शांति हो गया है, चल रहा है। हाँ। तो ये मतलब बिहारी में कहेंगे ठंडा गया है। ठंडा गया है माहौल। हाँ, तो अभिषेक भाई ये तो मैं समझ गया। मेरे को अब ये जाते जाते अब आपसे ये 2-3 पॉइंट्स और मेरे को क्लियर करनी है। मेरे को ये बताइए कि पहले रील का ज़माना था, तो आपने बताया कि आप लोग फिजिकली रील जो है कैरी करते थे जी। फिर मैंने देखा कुछ यूएफओ करके आता था। हाँ, अभी भी है कि उसमें सिनेमाघर में लिख दिया जाता था कि यूएफओ से संचालित, ऐसा ही बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी जी। मुझे याद है कि डॉल्बी डिजिटल आया था तो डॉल्बी डिजिटल भी एकदम छप गया था कि ये अच्छा यहाँ पर डॉल्बी डिजिटल है जी। अब सिनेमा कैसे बदला है कि अभी भी यूएफओ से करते हैं कि अभी जैसे कोई कोड आप लोगों को मिलता है रील की जगह, अब कैसे प्रोसेस चेंज हुआ है? यूएफओ का हटा दीजिए आप, पहले आप ये समझिए बेसिकली कि पहले रील पे चलती थी सिनेमा, अब हम डिजिटल प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं। अब हमारा कंटेंट जो है, जो फिल्म है, वो हार्ड डिस्क में आता है। तो हार्ड डिस्क हमारे पास में बॉम्बे से हमको भेज दिया जाता है, हम फिल्म को डाउनलोड करते हैं। हमने डाउनलोड कर लिया फिल्म को, उसके बाद में फ्राइडे सुबह साइज क्या रहता है फिल्म का? 20 से 25 जीबी का साइज। हाँ बस 25 जीबी काफ़ी बड़ा होता है। नहीं, हम लोग का तो वीडियो ही 13 जीबी का ये लोग हाँ, अपलोड तो करता है। 25 जीबी, 30 जीबी, हाँ। कभी कभी कोई बहुत 3D पिक्चर आ गई तो 100-125 जीबी भी जाता है। तो डिपेंड करता है पिक्चर पे कि क्या साइज है। मतलब बड़ा साइज है, लेकिन बहुत बड़ा साइज है। बड़ा साइज है। हाँ, हाँ। तो बड़े से आता है तो वो हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं। वो डाउनलोड हो गया, उसके बाद में हमको फ्राइडे मॉर्निंग को एक केडीएम मिलता है, की जिसको हम बोलते हैं की। तो उसको हमको इंसर्ट करना होता है पेन ड्राइव से अपने सिस्टम में, तब जाके वो कंटेंट अनलॉक होता है और वो की सिनेमा स्पेसिफिक होता है। तो बड़ा ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है और पुराना वाला रोमांच खत्म हो गया है। तो वो मेल से की आएगा, वो आप उसको पेन ड्राइव में डाउनलोड कीजिए, उसमें डालिए, वो अनलॉक हो जाएगा और वो पर्टिकुलर सेट 1 हफ्ते के लिए आता है। अगले हफ्ते फिर से आपको नया की लेना पड़ेगा, वो फिर से आएगा, केडीएम डालिएगा, खुल जाएगा और जितने फिर आपको जितने शोज़ आपने मांगे हैं उसी के हिसाब से आते हैं। तो वो लॉग में भी लिखे जाते हैं कि आपने कितने शोज़ चलाए हैं। वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स उसको ट्रैक कर सकते हैं कि भाई इस सिनेमा में 15 शो चले हैं हमारी फिल्म के। तो वो सारा कुछ अब ऐसे होता है। यूएफओ की जो आप बात कर रहे हैं, यूएफओ एक कंपनी है जो कि डिजिटल प्रोजेक्टर्स सिनेमाज को लीज पे देती है। ठीक है। क्योंकि डिजिटल प्रोजेक्टर्स काफ़ी महंगे आते हैं। एक नॉर्मल प्रोजेक्टर का पूरा सेटअप जो होता है, अगर आप 2K वगैरह कर रहे हैं तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का जा सकता है। और ये चीज़ें उस यूएफओ जो है वो सिनेमा को लीज पे दे देती है नॉमिनल कॉस्ट पे।
जो कि सिनेमास के लिए अफोर्डेबल हो जाता है और सिनेमास के लिए आराम से कर सकते हैं, प्लस वो मेंटेनेंस वगैरह भी करते हैं। तो यूएफओ और क्यूब एक और कंपनी है इंडिया में जो ये काम करती है, और सारे लगभग उनके 4000-5000 प्रोजेक्टर उनके लगे हुए हैं। क्यूब के भी काफ़ी सारे लगे अभी हुए हैं। भी उसी से चलता है, यूएफओ के प्रोजेक्टर से ही चलता है? नहीं, यूएफओ कुछ सिनेमाज यूएफओ पे चलते हैं, मेरा सिनेमा में क्यूब है। अच्छा, हाँ, क्यूब, और क्यूब से। मेरे और अगल बगल में यूएफओ भी लगा हुआ है, तो डिपेंड करता है कि किस सर्विस प्रोवाइडर से आप जुड़े हुए ओके। हैं। और ये और कुछ लोग खुद भी खरीदते हैं, तो जैसे पीवीआर वगैरह है वो अपने प्रोजेक्टर खुद खरीद के लगाते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है प्रोजेक्टर को अक्वायर करके करने का। और यूएफओ इज बेसिकली इक्विपमेंट रेंटल सर्विस। ये बहुत क्लियर हुआ कि मैं कुछ हाँ और ही हाँ, करता यूएफओ यही होता था। है। मेरे को लगता था वो कैच वैच तो करता है, जैसे कि डिश टीवी पहले होता था। नहीं, कि सिनेमा के ऊपर में लगा हुआ है। और इसमें मैं एक चीज और क्लियर कर रहा हूँ कि दो तरीके के प्रोजेक्टर होते हैं। एक होता है 2K प्रोजेक्टर होता है और एक नॉन 2K होता है, जिसको इंडिया में मतलब नॉन DCI बोलते हैं। और हमारा जो 2K होता है वो DCI होता है। तो DCI बेसिकली एक कन्वेंशन है जिसको अमेरिकन स्टूडियोज ने मिलकर बनाया था कि डिजिटल सिनेमा जब आ रहा था तो डिजिटल सिनेमा का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसको यूएस के स्टूडियोज ने मिलकर डिसाइड किया कि ये सेफ है, ये सही है और लोगों के लिए भी सही है, और ये उन्होंने DCI स्टार्ट किया। और इंडिया में जो यूएफओ वगैरह ज़्यादातर जो छोटे छोटे सिनेमा में लगाते हैं वो नॉन DCI लगता है। तो वो बड़ा हल्का, मतलब उससे काफ़ी इंफीरियर प्रोजेक्टर्स होते हैं 2K से, उनके रेजोल्यूशंस वगैरह कम होते हैं, 1000 के आसपास होते हैं। ये 2000 मिनिमम रेजोल्यूशन होता है। तो इससे उन्होंने किया। अब समय थोड़ा और इवॉल्व हो गया, अब लेजर प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा। अब लैंप वाले प्रोजेक्टर बंद हो गए हैं, लैंप मतलब बल्ब वाले प्रोजेक्टर बंद हो गए हैं, अब लेजर प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, और अब लैंप वाले प्रोजेक्टर्स बनना भी बंद हो गए हैं। तो आई थिंक समय बहुत बदल गया है और क्लैरिटी वगैरह काफ़ी बढ़ गई है प्रोजेक्टर्स की, और स्क्रीन पे वाइब्रेंसी बहुत अच्छा हो गया है लेजर के आने के वो बाद। दिखता है। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।